तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जैसा कि तुम सबको पता है, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे सीएमए फाउंडेशन के पेपर 1 का स्टडी नोट नंबर 10 का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने एक बार अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने अगर चेक नहीं किया तो प्लीज उसको चेक कर लेना, तभी उसके बाद ये आपको आज का जो हमारा पार्ट है वो आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो अगर वो चेक नहीं किया उसको पहले देख लेना, फिर ही इस पार्ट में आना। ठीक है, कंटिन्यू करना, तब और भी ज्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑलरेडी मैंने लास्ट पार्ट में बता दिया था कि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ाने वाला हूं। तो जिन्होंने नेक्स्ट पार्ट देख लिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग ये वाला काम बिल्कुल भी कर नहीं रहे हो। ठीक है, चलो भैया अब देखते हैं अपन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है। लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा डिफिकल्ट वाली कोई बात इसमें है नहीं। तो क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? तो डेलीगेशन is the act of assigning formal authority and responsibility for completion of specific activities to a subordinate. Delegation has three element: authority, responsibility और accountability. Delegation क्या है? Act of assigning formal authority and responsibility. क्या है? Act है। क्या चीज का act है? Assign कर रहे हैं हम। Assign मतलब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो फॉर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। किसको दे रहे हैं? सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं। मतलब क्या? डेलीगेशन का मतलब कि आप अपने सबऑर्डिनेट को या आप अपने जूनियर को अथॉरिटी दे रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि जो एक्टिविटी है, जो काम उसको करना है, वो अच्छी तरीके से कर सके। यहाँ डायग्राम में देख लो भैया, ये देखो, ये हो गया मेन सुपरवाइजर और ये अपने नीचे जो काम कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे ये डेलीगेट कर रहा है। क्या डेलीगेट कर रहा है? डेलीगेट कर रहा है मतलब बांट रहा है, दे रहा है। क्या दे रहा है? अथॉरिटी दे रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि उनको जो भी काम मिला है वो उसको अच्छी तरीके से कर पाए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अब एक घर वाला एग्जांपल तुमको दे देता हूं। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुमको बोला कि भैया बाजार से सब्जी लेके आ। ठीक है, घर में सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से सब्जी लेके आ जाना। पर उस टाइम तुम क्या थे भैया? बहुत ही बिजी, तुम्हारा पबजी का मैच चल रहा था वहां पे, या हो सकता है तुम यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हो और हो सकता है तुमको टाइम ना मिले। तो तुमने क्या किया? जो मम्मी ने तुमको पैसे दिए और लिस्ट दिए सामान की, तुमने क्या किया? अपने छोटे भाई को दे दिया और उसको बोला कि जा मेरे छोटे भाई, ये ले पैसे, ये रही लिस्ट, ये सामान ले आ, ये सारी सब्जी ले आ बाजार से। तो तुमने क्या किया? तुमको जो अथॉरिटी और तुमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, किसने दी थी? तुम्हारी मम्मी ने। तुमने क्या कर दिया? अपने छोटे भाई को ट्रांसफर कर दिया। छोटे भाई को क्यों ट्रांसफर किया? ताकि जो वो काम है वो उसको अच्छी तरीके से कर पाए। अब सब्जी लाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तुम्हारे छोटे भाई की। बट अगर सब्जी तुम्हारा छोटा भाई नहीं लाया तो घर में चप्पल कौन खाएगा? चप्पल तुम ही खाने वाले हो। वो तुम क्यों खाने वाले हो? आगे वाले पार्ट में तुमको बिल्कुल पता चल जाएगा। रुक जाओ, वीडियो लास्ट तक देखो। आप सोच रहे होगे कि भैया मैंने मेरा काम छोटे भाई को दे दिया, बट फिर भी चप्पल एंड में मैं क्यों खाऊंगा? तो इसके लिए वीडियो को देखना पूरा बनता है तुम्हारा, बने रहो साथ में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस अ मैनेजर फॉलोज in dividing the work assigned to him so that he performs the part which only he, because of his unique organizational placement, can perform effectively, so that he can get others to help with the remains. Delegation of authority by superior to subordinate is obviously necessary for the efficient functioning of an organization, since no superior can personally accomplish the effectively supervise of the organization. And now the question arises, how authority or responsibility can be delegated? A clear line of authority is on the basis of all delegation. क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि मैनेजर भैया क्या कर रहा है? डेलीगेट कर रहा है, अपनी काम लोगों को बांट रहा है। क्यों? ताकि जिस काम के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखा है, किस काम के लिए रखा है मैनेजर को? सुपरवाइज करने के लिए, वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाए। अब जरा समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को 10 काम एक्स्ट्रा मिल गए और उसको साथ ही साथ में सुपरवाइज करना है लोगों को, एम्प्लॉइज को, तो क्या वो अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जबकि मैनेजर का मेन काम क्या है? लोगों को सुपरवाइज करना। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसको देखना, करेक्ट करना। बट उसके बाद 10 और काम है, वो क्या करेगा? 10 काम को हो सकता है 10 या 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जिससे क्या हो गया? उसका जो वर्कलोड है वो कम हो गया। अब जिस मेन काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में है वो उसको अच्छी तरीके से कर सकता है। तो ये होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुछ नहीं, डेलीगेशन मतलब देना। और क्या दे रहे हैं? तो अपन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने जूनियर को अपन दे रहे हैं। क्या अपन सीनियर को दे सकते हैं क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम अपने सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट या जूनियर को ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट, पास ऑन, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब देख लो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
डेलीगेशन लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सुपीरियर ग्रांट सम डायरेक्शन टू अ सबऑर्डिनेट. द सबऑर्डिनेट मस्ट एक्ट विदिन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुपीरियर. ही इज नॉट फ्री टू यूज अथॉरिटी रैंडमली बट इट हैज यूज्ड विदिन द पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. डेलीगेशन कब चालू हो जाता है, कब टेक प्लेस करता है, जब भी कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे दे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे, तब भैया समझ लो डेलीगेशन यहाँ पे चालू हो चुका है. अब जो सुपीरियर है क्या वो अपनी मनमर्जी का कुछ भी काम कर सकता है, या उसके पास जो लिमिट उसके लिए तय की गई है उसको उसी के अंदर काम करना पड़ेगा? तो सर आप लोग बोलेंगे कि जो उसको लिमिट दी गई है वो उसी के अंदर काम कर सकता है, लिमिट के बाहर जाके वो कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. सिंपल यही था अपना पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, अ मैनेजर कैन नॉट डेलीगेट द एंटायर अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट बिकॉज इफ ही डेलीगेट्स ऑल हिज अथॉरिटी ही पासेस हिज पोजीशन टू द सबऑर्डिनेट. क्या जो सुपीरियर है वो सारी की सारी अपनी पावर, ठीक है, क्या जो सुपीरियर है वो सारी की सारी अपनी पावर अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है. अगर जो सुपीरियर है वो अपनी सारी पावर, ठीक है, जो सुपीरियर अपनी सारी पावर सबऑर्डिनेट को दे देगा तो सबऑर्डिनेट उसका सुपीरियर बन जाएगा ना भैया. जब सुपीरियर सुपीरियर क्यों है? क्योंकि उसके पास पावर है. ठीक है, मूवीज देखते हो मार्वल की, डीसी की, बैटमैन, सुपरमैन, इन लोग भैया सुपर हीरोज हैं. सुपर हीरोज क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है जो कॉमन लोगों के पास नहीं होती है. अब समझो आयरन मैन है. अब आयरन मैन क्यों है? क्योंकि उसके पास उसका सूट है, ठीक है, ब्रेन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बट मेन काम क्या है? उसके पास उसका सूट है, वही उसकी पावर है. अब उस सूट को वो किसी और को दे दे तो क्या वो आयरन मैन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा. और हमारा टोनी स्टार्क भैया वो तो मुंह देखते रह जाएंगे. तो इसीलिए कभी भी कोई भी सुपीरियर अपनी सारी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को नहीं देता है और दे भी नहीं सकता है, क्योंकि वंस उसने अपनी सारी अथॉरिटी और पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे दी तो वो तो सुपीरियर रहा ही नहीं, उसके पास तो कोई पावर रह ही नहीं गई. तो यही सिंपल हमारा बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 कि एक मैनेजर चाहकर भी अपनी पूरी अथॉरिटी सामने वाले को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं कर सकता. क्लियर? बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. Generally, authority regarding routine decisions for execution of policy is delegated to subordinate. A manager retains the authority to take policy decision and exercise control over the एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट. जनरली जो रूटीन वर्क है, ठीक है, जो डेली नेचर के वर्क है, उसको ही, उससे जो भी रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, उससे रिलेटेड जो भी पावर है वही एक सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को देता है. ना कि जो प्लान पॉलिसी बनाने वाली पावर है वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को नहीं देने वाले. क्लियर है? तो यही बोल रहा है अपना थर्ड पॉइंट. एकदम सिंपल, कोई खास बात नहीं है टॉपिक में. तुम लोग फालतू का बहुत ज्यादा डरते हो, एकदम इजी सिंपल टॉपिक है. बात करते हैं पॉइंट नंबर 4. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विच इज डेलीगेटेड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर, दैट इज एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा. ठीक है भैया, क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट? ये बोल रहा है कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कितनी अथॉरिटी देगा, कितनी पावर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. किन फैक्टर्स पे? कि भैया जितनी आप पावर अथॉरिटी दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, क्या वो उसको हैंडल करने के लिए केपेबल है, क्या उसमें वो एबिलिटी, वो स्किल और वो कॉन्फिडेंस है, क्या देना सही रहेगा. ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो जाते हैं. क्लियर है? हाँ जी. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे, डेलीगेशन कैन नॉट इंप्लाई रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर. अ सुपीरियर रिटेन्स अथॉरिटी इवन आफ्टर डेलीगेशन. डेलीगेशन डज नॉट मीन मैनेजर लूजेस कंट्रोल और पावर. ही कैन रिड्यूस, एनहेंस और टेक बैक द डेलीगेटेड. ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मैनेजर जो अपनी कुछ पावर्स हो, कुछ अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर वीक हो गया है, उसकी सारी अथॉरिटी यहाँ पे खत्म हो गई है, उसका कंट्रोल और पावर पूरी की पूरी तरीके से जा चुका है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो जब चाहे तब अपनी अथॉरिटी वापस ले सकता है. देखो यहाँ पे लिखा है ही कैन रिड्यूस, एनहेंस और टेक बैक द डेलीगेटेड अथॉरिटी. कम कर सकता है, बढ़ा सकता है या वापस छीन भी सकता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डेलीगेशन में भी स्पेसिफिक और जनरल, रिटर्न और इंप्लाइड, फॉर्मल और इनफॉर्मल. डेलीगेशन के बहुत सारे फॉर्म्स, टाइप्स हो गए, किसी भी तरीके से हो सकती है. रिटर्न में हो सकती है, इंप्लाइड में हो सकती है, फॉर्मल, स्पेसिफिक, जनरल. कुछ लोगों को आप दे सकते हो, एक ग्रुप को दे दिया, जनरल हो गई, ठीक है, रिटर्न में दे दिया, ओरली बता दिया, बहुत सारे तरीके से. नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ. डेलीगेशन डज नॉट मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो मैनेजर कैन एस्केप from his duty by delegating authority to subordinates. Therefore, he must provide means of checking upon the work that is done for him to ensure this is done as he desires. अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुमको एग्जांपल दिया था कि तुमने सामान, जो सब्जी है वो लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? अपने छोटे भाई को. बट वो सब्जी नहीं लेके आता है तो गाली कौन खाएगा? चप्पल किसको पड़ेगी यहाँ पे? वो पड़ने वाली है. क्यों? क्योंकि ये देखो, डेलीगेशन डज नॉट मीन्स रेजिग्नेशन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने अपना काम किसी और को डेलीगेट कर दिया, आपने अपना काम किसी और को डेलीगेट कर दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है. आप बोलोगे अपनी मम्मी से कि मैंने तो अपने छोटे भाई को बोला था सामान लाने, तो मम्मी बोलेगी मैं तेरे छोटे भाई को नहीं जानती हूँ, मैंने तेरे को बोला था, तुमको लाना था सब्जी. अब तुमने सामने वाले को बोला, नहीं बोला, वो क्यों नहीं लाया, वो सब तुमको देखना था. तुमने नहीं देखा, तुम उससे काम नहीं करवा पाई. किसकी गलती? तुम्हारी गलती. अब पड़ेगी भैया फ्लाइंग चप्पल. क्लियर
क्लियर हो गया? यहाँ पे डेलीगेशन मतलब सिंपल यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी पावर अथॉरिटी किसी को दे रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे। अगर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम देखते रहो कि क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। क्लियर हो गया? तो ये थे सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ये रोल प्ले करता है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, आइए पढ़ते हैं। इट एनेबल्स द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड टू अदर्स। अब मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था डेलीगेशन मतलब क्या, मैनेजर जो उसका मेन काम है वो उस पर फोकस कर सके और उसका जो वर्कलोड है साइड के छोटे मोटे काम और जो उसको मिल गए हैं वो उसको बांट के अपना जो वर्कलोड है वो कम कर सके। तो डेलीगेशन से क्या होता है, मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाता है और वो जो मेन एक्टिविटी है उस पर फोकस कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा ही कुछ टॉपिक तुमने क्लास 11 में पढ़ा था, बीपीओ के नाम से कंपनी क्या करती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, साइड के छोटे मोटे काम किसी और को दे देती है संभालने के लिए ताकि वो अपने मेन काम पे फोकस कर सके। सेम वही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर वर्कलोड कम कर सके, मेन काम पे फोकस कर सके और साइड वाले छोटे मोटे काम जो है उसके सबऑर्डिनेट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, delegation facilitates quick decision making because the subordinate does not need to approach the boss every time। delegation से क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी जल्दी हम डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अथॉरिटी देते हो, अथॉरिटी डेलीगेट करते हो, अथॉरिटी मतलब क्या, पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, अब वो डिसीजन जो है सबऑर्डिनेट ले सकता है, उसको बार बार बॉस के पास अप्रूवल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा काम है उसके लिए वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, कुछ बड़ा काम है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, जो उसकी लिमिटेशन के बियॉन्ड है, तो क्या करेगा, तब उसको बॉस के पास जाना पड़ेगा। बट छोटे मोटे डिसीजन है तो वो खुद से भी ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। लेट्स सी व्हाट थर्ड पॉइंट इज सेइंग। डेलीगेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन, motivation and morale of subordinates. It helps to satisfy their need for recognition, responsibility and freedom। भैया जब हम अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं तो उनको भी यार अंदर से मोटिवेशन आता है, वाओ मेरे पास भी ना ये पावर आ गई है, मेरा बॉस मुझ पे ट्रस्ट करता है। तो जो उसकी सोशल जो थोड़ी बहुत नीड्स होती हैं, ठीक है, कि उसको लोग पहचाने, ठीक है, उसकी इज्जत करें वर्क प्लेस में, ये सारी उससे इनडायरेक्टली फुलफिल हो जाती है। क्लियर हो गया? Let's move on to point number 4. Delegation increases interaction and understanding among managers and subordinates. A manager can easily maintain healthy relationship with them. बहुत ही क्लियर इजी पॉइंट। डेलीगेशन जब हम करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट हम करते हैं, तब क्या होता है, मैनेजर और जो सबऑर्डिनेट है भैया उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, एक दूसरे को वो और अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। कैसे कि अगर मैनेजर ने एक काम दे दिया सबऑर्डिनेट को और वो काम नहीं कर पाया, ठीक है, उसको मैनेजर ने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी बट वो फिर भी काम नहीं कर पाया, तो क्या अगली बार से वो मैनेजर वही सेम काम उसको देगा? नहीं देगा, किसी और को देगा, उसको कुछ और काम दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को बहुत अच्छी तरीके से जान पा रहा है। क्लियर है? जिससे क्या होगा, उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। अब आइंदा मैनेजर क्या करेगा, जो काम वो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कर सकता है उसी को देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में केओस ना क्रिएट हो और काम भी प्रॉपर्ली चलते रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो बैंग ऑन अचीव हो जाए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। It binds the formal organization together. It establishes superior subordinate relationship and provides a basis for efficient functioning of the organization. Superior subordinate का relationship बन जाता है, ऊपर वाले पॉइंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। डेलीगेशन एनेबल्स अ मैनेजर टू ऑब्टेन अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स। ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया, डेलीगेशन करने से जो मैनेजर है उसको भैया नॉलेज हो जाती है उसके सबऑर्डिनेट के बारे में कि कौन कितना कैपेबल है, कौन किस टाइप का काम कर सकता है और कौन किस टाइप का काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा डेलीगेशन हेल्प्स इन इंश्योर, डेलीगेशन हेल्प्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द बिजनेस। डेलीगेशन इज एन एड टू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बिजनेस में कंटिन्यूटी बनी रहे, केओस ना हो जाए, काम जो है वो अपना प्रॉपरली चलता रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है भैया वो अचीव हो जाए। डेलीगेशन इज एन एड टू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एड मतलब यहाँ पे हेल्प होता है, डेलीगेशन से हेल्प होती है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में। मतलब भैया जो अब सबऑर्डिनेट है उसको आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रूल्स दे दिए हैं, ठीक है, जिसको उसको पूरा करना है। ठीक है, एक तरीके से आपने उसको एक छोटा लीडर बना दिया। अब वो क्या करेगा, अपने काम को प्रॉपरली करेगा, जिससे क्या होगा, उसका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होगा। वो भी समझेगा कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें उसको भी नई सीखने को मिलने वाली है। क्लियर है? तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के पॉइंट। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डेलीगेशन प्रोसेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन। अब ये डेलीगेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे डेलीगेशन होता है, कैसे हम अपनी अथॉरिटी को सामने वाले को, अपने सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं, आइए समझते हैं।
पहला पॉइंट है भैया डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। पहले आप ये डिटरमाइन करो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आपका एंड गोल क्या है, आप किस सबऑर्डिनेट से कितना काम करवाना चाहते हो, उससे क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करो, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो। क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर हैज टू डिफाइन द रिजल्ट ही वांट्स टू ऑब्टेन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले जो आपका एंड गोल है उसको पहले डिटरमाइन करो। दूसरा, अब आप उसको ड्यूटी दो। द मैनेजर देन असाइन स्पेसिफिक ड्यूटीज और टास्क to each subordinate. He must clearly define the function of each subordinate and ensure that the subordinate understand and accept their duties. Duties should be assigned on the basis of their qualification, experience and skills. ठीक है, अब मैनेजर ने एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो अब उसको क्या करना है, ड्यूटी असाइन करना है सारे सबऑर्डिनेट को। उनको बताना है कि तुम क्या क्या काम यहाँ पे करने वाले हो, तुम्हारा क्या रोल रहने वाला है। और वो ड्यूटी जो है वो कैसी देगा, अभी किसी को उठा के लकी ड्रॉ सिस्टम से दे देगा क्या, नहीं, सब सबऑर्डिनेट को वो देखेगा, उनके एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको ड्यूटी दी जाएगी ताकि जो एक्सपेक्टेड काम है, जो रिजल्ट है भैया, वो हमारा अचीव हो जाए। यहाँ पे क्लियर है? हाँ जी, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। अब आपने ड्यूटी तो दे दी, काम करना है ये तो बता दिया, पर भैया अथॉरिटी भी तो दो ताकि जो छोटे मोटे डिसीजन उसको लेने पड़ सकते हैं वो उन कोर्स ऑफ एक्शन में लेते जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया क्या, अथॉरिटी देना, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। Assignment of duties is meaningless unless adequate authority is given to subordinate. They cannot discharge their responsibility without adequate authority. Adequate authority must be granted so that subordinates can perform their duties. अब देखो, अब आपने एक एम्प्लॉय को बोल दिया कि भैया मैं नहीं जानता, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर 1000 आउटपुट चाहिए। ठीक है, आपने बोल दिया अपने सबऑर्डिनेट को कि मुझे तुमसे अगले हफ्ते के एंड पे 1000 आउटपुट चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, अब आपने काम तो दे दिया, अब उस काम को फुलफिल करने के लिए उसके पास मान लो कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल कम पड़ रहा है तो फिर आउटपुट कैसे बनेगा, अब उसको रॉ मटेरियल मंगवाना है, पर उसके पास तो पावर ही नहीं कि वो रॉ मटेरियल मंगवा सके। तो क्या इस सिचुएशन में उसका जो गोल है 1000 आउटपुट प्रोड्यूस करने का, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें ये पॉइंट हमको यही बताना चाह रहे हैं कि ड्यूटी दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट ड्यूटी आपकी यूजलेस है, मीनिंगलेस है, अनलेस आप उसको अथॉरिटी नहीं देते। वो अपने छोटे मोटे काम से रिलेटेड कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता है, तो वो ड्यूटी कैसे कोई फुलफिल यहाँ पे कर पाएगा। क्लियर है? हाँ जी। Fourth point, creating accountability for performance. The subordinate to whom authority is delegated must be made answerable for the proper performance of assigned duty. Accountability मतलब answerability। भैया अगर टास्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ, जो गोल था, जो रिजल्ट हमने जो सोचा था वो अकॉम्प्लिश नहीं हुआ, तब इसका जवाब कौन देगा कि क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गई बीच में, आंसर कौन करने वाला है? सिंपल सी लैंग्वेज में बलि का बकरा कौन बनने वाला है अगर जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अचीव नहीं हो। क्लियर है? तो यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं, रेड में क्या लिखा है। दस ड्यूटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। All the 3 phases of delegation are interdependent. These 3 inevitable attributes of delegation are like the 3-legged stool. Each depends on the other to support the whole, and 2 cannot stand alone. यहाँ पे यह बात यहाँ पे बोल दी। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं डेलीगेशन प्रोसेस का। 4 पार्ट में हमारा जो डेलीगेशन का प्रोसेस है, या 4 स्टेप्स में जो हमारा डेलीगेशन का प्रोसेस है वो होने वाला है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमको क्या रिजल्ट चाहिए। दूसरा, उसके बाद हम ड्यूटी यहाँ पे असाइन करने वाले हैं। तीसरा, ड्यूटी बिना अथॉरिटी के कोई मतलब नहीं है, तो हम उनको अथॉरिटी भी दो कि जो छोटे मोटे डिसीजन है वो खुद से ले सके। और लास्ट, आपको अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ठहरानी है, आपको पहले ही डिसाइड करना है, बताना है कि अगर रिजल्ट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ तो भैया क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर कौन देगा, और अगर जो रिजल्ट है वो मिल गया तो उसके लिए एप्रिसिएशन भी किसको मिले। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये है अपने 4 स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। नीचे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही मस्त लाइन यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ड्यूटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ड्यूटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है? 3 पिलर्स हैं। किनके 3 पिलर्स हैं भैया? 3 फंडामेंटल पिलर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं डेलीगेशन के। ऑल 3, ठीक है, इन तीनों का ही होना जरूरी है। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जिसके लिए बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे यूज की है कि क्या है, ये जो तीनों है भैया ये 3-लेग्ड स्टूल की तरह है। स्टूल में होता है ना, कई स्टूल होते हैं 3 पैर वाले स्टूल। अब उन 3 पैरों वाले स्टूल में से अगर आप एक पैर भी हटा दोगे तो क्या 2 पे वो बैलेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ 2 भी हो जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, तीनों का प्रॉपर होना जरूरी है, तब जाके जो आपका डेलीगेशन है वो प्रॉपरली सक्सेसफुली हो पाएगा और जो आपने रिजल्ट सोचा है वो भी अचीव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है। टोटल इसके दो पार्ट है, पहला है ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर, दूसरा है नीचे देखोगे ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या है देखते हैं। तो ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर मतलब जो भी मैनेजर है, जो सुपीरियर है, उसको डेलीगेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले तुम भी जरा सोचो कि तुम एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में लगे हो, तुमको ड्यूटीज लोगों को डेलीगेट करनी है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम आएगी। सोचोगे सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जो तुम शायद सोच नहीं पा रहे हो। देखो, तुमने ड्यूटीज जो है वो डेलीगेट कर दी, रैंडम बेसिस पे कर दी। अब लोगों ने काम किया, गोल अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने सिंपल पहले ही अपन देख चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजर की थी। गोल अचीव नहीं हुआ तो टॉप लेवल वालों से, ठीक है, टॉप लेवल वालों के जवाब कौन देगा, तुम देने वाले हो। तो क्या तुम ऐसे ही किसी को भी डेलीगेट कर सकते हो अथॉरिटी, नहीं कर सकते। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली। हो सकता है तुमको अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर विश्वास ना हो, तुमको लगता है नहीं यार इन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं, हो सकता है काम नहीं कर पाए, तो तुम भी थोड़ा सा सोचो कि भैया टॉप लेवल वाले मुझे चिल्लाएंगे, हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दे, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, ठीक है, छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। तो इसके लिए तुम भी हो सकता है थोड़ा सा डर जाओ, थोड़ा नर्वस फील करोगे, हो सकता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स काम नहीं कर पाए, तो तुम खुद भी अंदर से नहीं चाहोगे कि तुम ड्यूटीज डेलीगेट कर दो। रेदर देन तुम सोचोगे कि यार भली मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, ओवर टाइम काम करना पड़े, पर मैं करूंगा। पर अगर मैंने ड्यूटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी और वो काम नहीं किए, तो भैया मेरे ऊपर बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है जो एक मैनेजर, जो एक डेलीगेटर फेस करता है डेलीगेशन करते समय। क्या है, उन पे नजर मारते हैं। सबसे पहला, सब मैनेजर may not delegate authority because of lure of their authority. They are dictators and think the delegation will lead to reduction in influence of the organization. अब जो भैया होते हैं कुछ घमंडी टाइप के, या जिनको पावर का ना बहुत ज्यादा शौक होता है, वो मैनेजर, उनको लगता है कि वो अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर देंगे तो उनकी जो पावर है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। वो डिक्टेटर टाइप रहना चाहते, एकदम तानाशाह की तरह रहना चाहते, एकदम किम जोंग की तरह रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो अगर अपनी पावर जो है किसी को दे देंगे तो उनकी जो पावर है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते ही नहीं है कि वो अपनी जो ड्यूटीज है, वो पावर है, अथॉरिटी है, वो किसी और को दे दें। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, some managers feel that no one can do the job as well as they can do. They think if they delegate work will not be done as it ought to be done. They consider themselves vital and do not want to give people's ideas a chance. यही पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था कि मैनेजर को डर है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो ठीक से काम कर भी पाएंगे या नहीं, इस बात का उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई भी मैनेजर हो, वो डेलीगेशन करना। देखते हैं थर्ड केस क्या है। तो व्हेन अ मैनेजर इज इनकम्पिटेंट, हिज वर्क एंड मेथड्स एंड प्रोसीजर आर likely to be faulted, he keeps all his authority to himself for fear of being exposed. He is afraid that if he lets the subordinates make decision, they may outshine him and his importance will lose. अब यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे चल रही है। हो सकता है कोई ऐसा मैनेजर हो जिसको लगे भैया कि वो मैनेजर की पोस्ट पे तो पहुंच गया है, बट उससे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, और अगर वो उनको पावर दे देगा, उनको अथॉरिटी दे देगा, तो कहीं वो उसको आउटशाइन ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टॉप लेवल की नजरों में या मिडिल लेवल की नजरों में, ठीक है, किसी भी लेवल की नजरों में आपका सबऑर्डिनेट छा जाए और बोले कि यार ये वाला मैनेजर तो कोई काम का ही नहीं, इससे अच्छा तो इसका सबऑर्डिनेट है। एक काम करो मैनेजर, तुम नीचे उतरो, अब सबऑर्डिनेट को उठा के लगा दिया मैनेजर की पोस्ट पे। तो इस डर से भी कुछ मैनेजर जो होते हैं वो डेलीगेट नहीं करना चाहते। वो क्लियर है अंदर सर। नेक्स्ट, few managers are inclined to accept risk of wrong decision which the subordinates might take, therefore they do not delegate authority and take all the decisions themselves. अगेन यहाँ पे डर की बात कर रही है, डर का माहौल यहाँ पे बन रहा है कि मैनेजर को डर है कि हो सकता है उसके सबऑर्डिनेट्स कुछ गलत डिसीजन ले लें, जिसकी वजह से उसको बाद में डांट सुननी पड़ सकती है। इसलिए जो भी सारा डिसीजन है वो खुद ही लेना चाहेगा और अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई भी अथॉरिटी नहीं डेलीगेट करे। क्लियर। नेक्स्ट, A manager may not delegate authority because he feels that his subordinates are not capable and reliable. ठीक है, समझाने लायक कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, a manager is not likely to delegate authority when he cannot issue suitable direction to guide the activities of the subordinate. अगेन मैनेजर यहाँ पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए भैया वो सारा काम खुद ही करना चाहता है, सारी पावर खुद ही एंजॉय करना चाहता है। Effective delegation requires adequate control and means of knowing the proper use of authority. A manager will hesitate to delegate authority if he has no means to ensure that the authority has been properly used by the subordinates or not. जब भी कभी हम अथॉरिटी दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती? नहीं, हमको रेगुलर चेक करना पड़ता है यहाँ पे कि क्या जो काम हमने दिया है, क्या जो हमने अथॉरिटी डेलीगेट की है, क्या उसका प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं। अब कोई मैनेजर है जिसके पास कोई मीन्स ही नहीं है ये आइडेंटिफाई करने का कि जो काम है प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, तो उस केस में भी मैनेजर अपनी जो ड्यूटीज है वो सामने वाले को डेलीगेट नहीं करना चाहे। सिंपल है अंदर सर। तो इतने सारे पॉइंट हमने देखे ऑन द पार्ट ऑफ डेलीगेटर या ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर की किन सिचुएशन में एक मैनेजर ड्यूटीज अपनी डेलीगेट नहीं करना चाहेगा। वेरेस ड्यूटी वो डेलीगेट करेगा तो क्या होगा, उसका ही वर्कलोड कम होगा। बट फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे मैनेजर बोलता है कि यार मैं ज्यादा काम कर लूंगा, ओवर टाइम कर लूंगा, बट जो डेलीगेशन है वो बिल्कुल भी
नहीं करने वाला हूं। क्लियर है? अब हम देखते हैं भैया कॉइन के दूसरे साइड को, सिक्के के दूसरे पहलू को, कि सबऑर्डिनेट्स ही खुद ही अपने साइड से अथॉरिटी को नहीं लेना चाहेंगे। हमने पहले देखा कि भैया सबऑर्डिनेट तो मोटिवेट हो जाते हैं, उनको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ जाती है कि भैया मेरे बॉस ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया, मुझको पावर दिया और मैं तो बड़ा आदमी बन गया। क्लियर है? बट कुछ ऐसी सिचुएशन अगेन यहाँ पे आने वाली जहां पे सबऑर्डिनेट खुद ही मना करेंगे, हेजिटेट करेंगे कि भैया मुझे अथॉरिटी मत दो, मेरे बगल वाले को दे दो। ठीक है, देखते हैं वो क्या सारी सिचुएशंस है। तो सबसे पहला, subordinates may be unwilling to accept delegation when they lack self confidence। सबऑर्डिनेट के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वो ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। जब सबऑर्डिनेट को ही खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है वो, तो वो खुद ही अथॉरिटी लेंगे। ठीक है, some subordinates are unwilling to accept authority due to desire of play safe by depending on the boss for all the decision। कुछ जो सबऑर्डिनेट है सेफ खेलना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि रहने दो भैया, आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, बट आप हमको पावर मत दो खुद से डिसीजन लेने की, क्योंकि अगर हमने डिसीजन ले लिया और वो गलत निकल गया तो भैया हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली। तो वो सेफ प्ले करना चाहते हैं, बोलते हैं भैया द बॉस इज ऑलवेज राइट, आप जो बोलोगे हम वो करने को रेडी हैं। क्लियर है? थर्ड सिचुएशन, सबऑर्डिनेट हु इज अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट का ही एक अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, सबऑर्डिनेट को डर है कि वो मिस्टेक कर सकता है और अगर वो मिस्टेक करेगा तो भैया उसके लिए पनिशमेंट भी उसी को मिलने वाली है, तो पनिशमेंट से बचने के लिए सेफ खेल रहा है वो। अगेन इस कारण से भी वो कोई भी अथॉरिटी जो है नहीं लेगा। नेक्स्ट, when the subordinates are already overburdened with the duty, सबऑर्डिनेट्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, अब उसको आप एडिशनल और काम दोगे और अथॉरिटी दोगे तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो उस काम को अच्छी तरीके से ना कर पाए, और नहीं कर पाएगा तो पनिशमेंट उसको बिल्कुल मिलने वाली है। अगेन, सबऑर्डिनेट्स आर लाइकली टू अवॉइड डेलीगेशन व्हेन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, वर्किंग फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। अगर सबऑर्डिनेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है भैया, प्रॉपर सारी चीजें नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है चीजों का, तो इस सिचुएशन में भी अगेन वो सेफ प्ले करेगा और कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबऑर्डिनेट मे नॉट कम फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी व्हेन नो इंसेंटिव्स आर अवेलेबल टू देम। भैया कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ आप एडिशनल उस सबऑर्डिनेट को नहीं दे रहे हो तो वो फ्री में एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में भी जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो कोई भी अथॉरिटी अपने सर के ऊपर नहीं लेना। तो ये क्या देखा हमने, ये टॉपिक हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते टाइम क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दो पॉइंट हमने इसमें देखा कि डेलीगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ना हो सकता है सबऑर्डिनेट उससे अच्छा काम करके ना दिखा ले, इस डर से वो ड्यूटीज डेलीगेट नहीं करेगा। फिर हमने सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सबऑर्डिनेट्स अंडर कॉन्फिडेंट है, सेफ खेलना चाहते हैं, अगर मिस्टेक से डर लग रहा है उनको कि उनको पनिशमेंट मिल सकती है, इस कारण से भी वो ड्यूटीज और अथॉरिटी नहीं लेना चाहते। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इफेक्टिव डेलीगेशन। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? इफेक्टिव डेलीगेशन। व्हाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी अ मैनेजर शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अथॉरिटी को डेलीगेट करते समय मैनेजर को क्या सारी चीजों को देखना चाहिए। तो आप एक आंसर खुद से भी कर सकते हो कि भैया आपको देखना चाहिए कि क्या सबऑर्डिनेट वो काम प्रॉपर कर सकता है या नहीं। ठीक है, क्या जो हमारा टारगेट सेट है वो अचीव कर पाएगा या नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, functional definition. Before delegating authority, a manager should clearly define the functions to be performed by the subordinate. The objective of each job, the activities involved in it is the relationship with the job and should be defined. भैया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने से पहले अगर आप चाहते हो कि जो आप अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो प्रॉपरली उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो, तो सबसे पहले आपको जो भी फंक्शंस है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं आपके सबऑर्डिनेट को, आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड। आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न में, वो भी आपको स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा, पहले ही आपको प्लान करके रखना पड़ेगा ताकि आपका सबऑर्डिनेट उस अकॉर्डिंग अपना काम जो है कर पाए। सिंपल। थर्ड, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी मतलब बैलेंस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एकदम बैलेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा दे दी बट अथॉरिटी बहुत कम दी, या अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दी है। अथॉरिटी मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कभी भी दोनों में से कोई भी एक कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, समझो किसी पर्सन को आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बट आपने उसको अथॉरिटी कम दी है, तो बार बार वो प्रॉब्लम में फंसेगा और काम में उसके डिले आ जाएगा। दूसरा पर्सन आपने अथॉरिटी बहुत ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तो क्या करेगा, पावर का रॉब दिखाएगा। ठीक है, काम खुद नहीं करेगा, दूसरों से करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे लॉस होने वाला है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमेशा एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। यही बोल रहे हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में, एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, नो मैनेजर कैन अवॉइड his responsibility by delegating the authority to subordinate। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर आप
जो अपनी अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर देते हो, इवन दो आप फिर भी रिस्पॉन्सिबल रहते हो। अगेन मम्मी, आप और आपके छोटे भाई का एग्जांपल यहाँ पे याद कर लो। अगर आपका छोटा भाई काम नहीं करता है तो उसकी पनिशमेंट किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी सब्जी लाने की, ना कि आपके छोटे भाई की। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, यूनिटी ऑफ कमांड। भैया फ्यूल का एक प्रिंसिपल भी है, एक टाइम पे एक ही बॉस रहना चाहिए, एक ही सुपीरियर रहना चाहिए, मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए। एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन फॉलो करने चाहिए और उसी के लिए उसको अकाउंटेबल रहना चाहिए। मल्टीपल बॉसेस होंगे तो अगेन कंफ्यूजन हो जाएगा, केओस हो जाएगा कि किसका काम वो पहले करे। अगर बॉस ए का काम पहले करेगा तो बी नाराज हो जाएगा, बी का काम टाइम से कर देगा तो ए नाराज हो जाएगा। इसीलिए एक टाइम पे एक ही बॉस रहना चाहिए जिससे काम भी प्रॉपर टाइम से हो, कोई कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। जो आपकी अथॉरिटी की लिमिटेशन है वो अच्छी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। एक सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि भैया उसके दायरे में उसके पास कितनी पावर है, ठीक है, कितना काम वो कर सकता है, किसके लिए उसको ऊपर लेवल की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दिस विल अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो। ओके, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। मैनेजर एट ईच लेवल शुड मेक ऑल डिसीजन विद इन देयर अथॉरिटी। दे शुड अवॉइड टेम्पटेशन टू रेफर to their superior decision when they authorized to take themselves. Only matters outside the scope of authority should be referred to superiors. मतलब क्या भैया, एक मैनेजर के पास जितनी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अथॉरिटी है उस हिसाब से वो पहले काम करे। ठीक है, बार बार छोटे छोटे काम के लिए भी जिसका डिसीजन वो खुद ले सकता है उसके लिए वो सुपीरियर के पास ना जाए। जिसका डिसीजन वो खुद ले सकता है खुद से वो काम करे। हाँ, अगर कोई ऐसा काम है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, जो उसकी लिमिटेशंस के बाहर है, उसके लिए वो सुपीरियर के पास जा सकता है। बट कोई पावर उसको दी गई है जिसको खुद से एक्सरसाइज कर सकता है, उसके लिए उसको सुपीरियर के पास नहीं जाना चाहिए, सुपीरियर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप कर रहे हो तो किस तरीके से वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए थे हमारे 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट टॉपिक दिया है भैया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि हम कवर करने वाले हैं हमारे पार्ट 3 में। इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं और इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे होंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखेंगे समझेंगे क्या सारी बातें हैं। बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।